हे साले भोसके लोक कोण जात आहे हे नहीं डोंट कट, ये कट मत करना। ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। जरा कल्पना करिए कि आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको वोट देती है, आपकी पार्टी सांसद विधायक जितवाती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के कुछ महीने बाद आपके सांसद दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो फिर सवाल उठता है कि जनता ने वोट किसे दिया था? पार्टी को, विचारधारा को, या उस सांसद को जो कभी भी अपना पाला बदल सकता है? पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कांग्रेस टूटी, शिवसेना टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट गई, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद टूट गए, और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों के बारे में भी अटकल लगाई जा रही है कि वो टूट रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन सा नेता गया और कौन आया, किस वजह से गया, क्या वजह थी, कौन डर के मारे गया, कौन लालच में गया और कौन धोखा देकर गया। मीडिया इन सांसदों विधायकों को बागी कहती है, मगर उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्हें डरपोक, कायर और धोखेबाज कहते हैं। लेकिन इसके पीछे की मूल राजनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने इतने सांसदों को एक साथ पूरे देश में क्यों तोड़ने पर लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि साल 2024 के इलेक्शन के बाद 240 सीटों पर रुक गई भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्यों में अपनी सरकारें बनवाने के लिए कोई भी तकड़म अपनाई और अब पॉलिटिकल पार्टियों से सांसदों को तोड़वा रही है 2/3 बहुमत, उसके बाद संसद में मनमाने कानूनों को पास करा देना और उसके बाद हमेशा के लिए चुनाव जीतना। क्या लोकतंत्र और संविधान पर ऐसा कोई खतरा तो नहीं है? और अगर ऐसी प्रक्रिया है तो भारत की राजनीति चुनावों से चलेगी या तोड़फोड़ से? आज इस पर बहुत जरूरी है बात करना। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोग विकास देखकर उनके साथ आ जाते हैं, लोग विपक्षी दलों में खुश नहीं रहते, अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, घुटन महसूस करते हैं और पार्टियां तोड़ देते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि यह राजनीतिक विस्तार नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस है, लूटा जाता है। लूट करके विपक्षी दलों को जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों में नहीं हरा पाती तो उनकी पार्टियां तोड़ देती। पिछले 10 सालों में हमने कई राज्यों में देखा कि विपक्षी दलों के विधायक और सांसद अचानक भाजपा के साथ खड़े दिखाई देने लगे। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हुआ, शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट गई, कांग्रेस के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विधायक टूटे। अब यह चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के टूटने के बाद ममता बनर्जी के विधायक भी, सांसद भी टूट गए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद ज्यादा थे, सारे टूट के चले गए। कांग्रेस पार्टी, उसके कई सांसद चले गए। अभी अभी ममता बनर्जी चुनाव हारी और उसके बाद उनके 2/3 सांसद लाइन लगा के खड़े हो गए। और लाइन किसके यहां लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहां। अगर ये विपक्षी दल के लोग न्यायपालिका जाते हैं तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, कोई बड़ा फैसला नहीं होता कि दल बदल कानून लागू होगा कि नहीं, इनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं, इनको जगह कौन से मिलेगी, इस पर तो बात ही नहीं हो रही। मीडिया के जरिए नैरेटिव भाजपा ये बनवा रही है, ये लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अब ये विपक्षी दल अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे तो हम क्या करें। इतनी मासूमी भारतीय राजनीति में नहीं चलती। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भाजपा को विपक्षी सांसदों की इतनी जरूरत पड़ क्यों रही है। और आज की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, उसके सांसदों की बैठक बुलाई गई जिनमें से ज्यादातर सांसद नहीं आए। गुस्से में आज उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो देखने वाली थी। हे साले भोसके लोक कोण जात आहे हे नहीं डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो विपक्षी दलों में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सांसद रखती है, उसके बारे में अपने बहुत छोटे छोटे गठबंधन दलों के जरिए अफवाह उड़वा रही है कि सपा के भी सांसद टूटने वाले हैं।
आखिर भाजपा ये कर क्यों रही है? क्या भाजपा 2/3 बहुमत चाहती है? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल लोकसभा में साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत में बहुत अंतर होता है। साधारण बहुमत से सरकार चलती है, मगर कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा भविष्य के राजनीतिक एजेंडे को देखते हुए संसद में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास अगर पीछे जाएं तो पिछला संसद सत्र आपको याद आएगा। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बिल लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी पास कराना चाह रही थी और उसकी आड़ बनाए थे महिला आरक्षण विधेयक को। हालांकि इस देश में कभी आप ठहर कर सोचिएगा या 25-50 साल बाद जब पीढ़ियां आज की वर्तमान स्थिति को सोचेंगी तो समझेंगी कि नई संसद बनने के बाद जो पहला कानून पास हुआ था वो महिला आरक्षण था। सबने पास कर दिया था, लेकिन भाजपा ने परिसीमन बिल पास कराने के लिए महिला आरक्षण को दोबारा परिसीमन से जोड़ दिया, फिर भी पास नहीं करा पाई। इस तमाशे को जब आने वाली पीढ़ी देखेगी तो सोचेगी कि इस देश में इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए और ऐसे राजनीति हुई। अब राजनीति तो साफ शुरू हुई है। जिस परिसीमन बिल को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के और बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो भाजपा की और देश की राजनीति को बदलने वाले हैं, वो सारे पेंडिंग पड़े। कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने संसद या अपने प्रभाव वाले सांसदों की संख्या 2/3 पहुंचाने पर आमादा तो नहीं, और आने वाले सत्र में इसका असर देखने को मिला। हालांकि यह कहना कि किसी विशेष बिल को पास कराने के लिए सांसद तोड़े जा रहे हैं अभी एक राजनीतिक अनुमान है, मगर यह सच है कि संसद में अपने प्रभाव के सांसदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अपने मनमाफिक बिलों को पास कराना उतना ही आसान होगा। क्या परिसीमन इसका बड़ा कारण हो सकता है? 2026 के बाद देश में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मुद्दा और तेज होने वाला है। परिसीमन यानी लोकसभा में सीटों का पुनर्वितरण। अभी तो दक्षिण भारत के कई राज्यों की तरफ से आशंका व्यक्त की गई, लेकिन तमिलनाडु में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला, कांग्रेस कहती है कि वो विजय के साथ चली गई बदली हुई राजनीति में, और अंदर खाने खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ डीएमके को भी परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल में अपने प्रभाव में ले रही है। अंदर खाने एक और तैयारी चल रही है, यानी विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को केवल दल बदल की तरफ से नहीं देख रहा और न बाकी लोगों को देखना चाहिए, भविष्य की बड़ी राजनीतिक तैयारी के रूप में। इस सब में एक हिस्सा आता है मीडिया का जो सरकार के साथ है। कोई और सरकार होती तो मीडिया ऐसे काम नहीं करती, लेकिन यहां तो मीडिया बिछी हुई है। फिर सारी नजर जाती है न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका आखिर क्या कर रही है। जब जनता किसी पार्टी को वोट देती है और बाद में वो पार्टी टूट जाती है तो संविधान क्या कहता है? भारत में दल बदल विरोधी कानून मौजूद है, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि फैसले का अधिकार स्पीकर या सभापति के पास होता है। कई मामलों में निर्णय आने में महीनों नहीं वर्षों लग जाते हैं। इस दौरान सरकारें बदल जाती हैं, सत्ता बदल जाती है, राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं और कई चीजें जो तत्काल में जरूरी होती हैं वो मनमाफिक करवा ली जाती हैं। इसलिए बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बड़े पैसे से बड़ा राजनीतिक फेरबदल करवा लेती हैं। महाराष्ट्र के घटनाक्रम में भी न्यायालय ने कई टिप्पणियां की, सुनवाई हुई, मगर राजनीतिक परिणाम पहले से निकल चुके थे। यानी अदालत फैसला दे भी दे तब तक राजनीति अपना काम कर चुकी होती है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी भी गई न्यायालय में, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी गई न्यायालय में, एनसीपी और शरद पवार की पार्टियां भी गई, लेकिन इन सारे फैसलों में इतना उलझन, कुछ को तारीख ही नहीं मिल रही और कुछ के फैसले अजीब। इससे लगता है कि न्यायपालिका में कितना भरोसा किया जाए। यही कारण है कि लोकतंत्र के जानकार लगातार मांग कर रहे हैं कि दल बदल कानून को बदला जाए, वरना इसका बर्बादी में इस्तेमाल किया जाएगा। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनादेश। अगर जनता ने किसी दल को विपक्ष में बैठने के लिए चुना तो उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। आज सवाल भाजपा या कांग्रेस या विपक्षी दलों का नहीं है। आज सवाल यह है कि अगर जनता के वोट से चुने गए प्रतिनिधि सत्ता के दबाव में, जांच एजेंसियों यानी ईडी, सीबीआई और इन सब के डर में, या किसी पद के राजनीतिक लोभ लालच में, या किसी और वजह से पाला बदलते रहेंगे तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? क्या जनता केवल मतदान मशीन का बटन दबाने तक ही सीमित हो जाएगी? क्या चुनाव परिणामों का फैसला मतदाता करेगा या बाद की राजनीतिक उठापटक? इसलिए आज बहस केवल उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या
तमाम क्षेत्रीय दलों, कांग्रेस, सपा का नहीं है। सवाल भारतीय लोकतंत्र का है। बहस इस बात की है कि चुनाव के बाद जनता का जनादेश सुरक्षित रहेगा या नहीं। सवाल तो यह भी है कि जनादेश का मतलब क्या है, चुनाव का मतलब क्या है। बहस इस बात की भी है कि संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी या इस तरह के राजनीतिक जोड़ तोड़ का। और सबसे बड़ा सवाल, अगर विपक्षी दलों को चुनाव के बाद ही तोड़ देना है तो फिर चुनाव कराने का मतलब क्या रह जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है या फिर भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के सामने एक गंभीर संकट? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।